गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों कैसी रही आप सबकी होली? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संदीप। कैसी रही बच्चों आपकी होली? कैसा बनाया आपने मिक्सचर एंड एलिगेशन? कल तो कंप्लीट मिक्सचर एंड एलिगेशन समझ आ गया होगा बच्चों को। किस रेशो में अल्कोहल और किस रेशो में वाटर किस हिसाब से मिक्स करना है। भांग वाला वो भी। अल्कोहल इज फॉर किड्स। ओके दादाजी। देखो मैं रेशियो में तो तब करता था जब मैं घर जाता। अकेले कमरे में क्या रेशियो, क्या मिक्सचर एंड एलिगेशन? सर आप घर पे नहीं, फ्लूटा से मना रहे थे। नहीं प्लूटस में उसी दिन मनाई थी। तो भाई हमारे जैसे शरीफ बच्चों का काम नहीं है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन। पढ़ा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बनाना हमारा काम नहीं है। वो बनाना जिनका काम होगा कल उनके घर वाले ना ढूंढने गए होंगे। सुबह गया तो था, अभी तक वापस ही नहीं आया। पता नहीं किस नाले में होगा बेचारा। हम तो पता ही नहीं निकले सर, घर पे ही बंद थे हम। बहुत अच्छा करा तुमने, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब घर में बंद ही थे तो थोड़ी मैथ भी पढ़ लेते। पढ़े सर, आपको भेजने वाले हैं आज। बिल्कुल। सर हमारे तो यहाँ पे बहुत बुरा हाल था सर। आपके कहाँ पर? सर हरियाणा में। ओके, बहुत बुरा हाल। क्या बुरा हाल था? सर वो भी बिल्कुल तो तरह बता। से भरे पड़े थे सर, सारे बच्चे, बड़े भी सर। उनको एसएससी की तैयारी कराओ। ये बहुत अच्छा करा अदिति आपने, फोन यूज करा। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता आप जिंदगी में। इतना फेबुलस काम करा है, फोन यूज करा, वो भी अंदर बैठ कर। फोन वोन कम ही यूज किया करो जब तक एग्जाम है, वरना फिर एग्जाम के बाद भी फोन यूज करना पड़ेगा, फिर वो अच्छा नहीं लगता ना। देखो अब हम आज क्या स्टार्ट करते हैं, ज्योमेट्री। सबसे पहले आप ये बताओ ज्योमेट्री की बेसिक डेफिनेशन क्या है, बोलो। चैप्टर का नाम है ज्योमेट्री और कंप्लीट एडवांस मैथ इसी चैप्टर के ऊपर डिपेंड होगी। दुनिया में सब कुछ मिस कर देना, ज्योमेट्री को मिस मत करना अगर एसएससी में जॉब लेनी है तो। इस बात को याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। मॉर्निंग में क्लास होती है, अगर तुम्हें कहीं जाना भी है, अगर कहीं तुम्हारा माहौल कहीं जाने का बन भी रहा है, तो जितने भी सारे रेस्टोरेंट है सब 10 बजे के बाद ही ओपन होते हैं। और वैसे रेस्टोरेंट में तो तुम जाओगे भी नहीं, सॉरी। जितने भी सब आपके पास वो होते हैं ठेले वगैरह, वो सब 10 बजे के बाद ही लगने स्टार्ट होते हैं, तो आप 10 बजे के बाद ही जा सकते हो। तो एक भी क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कृतिका। अभी आपका कुछ भी मिस नहीं हुआ, बस अभी अभी स्टार्ट करा है। एक सिंगल क्लास भी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, वरना आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, इस बात को याद रखना। और कोशिश ये करना कि जब तक ज्योमेट्री है
ज्योमेट्री की क्लास आप लाइव ही लो, आपको इसकी रिकॉर्डिंग ना देखनी पड़े। अब देखो सबसे पहले आप ये बताओ ज्योमेट्री है क्या, ज्योमेट्री की बेसिक डेफिनेशन क्या है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करना ही नहीं आ रहा, एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। ज्योमेट्री की डेफिनेशन है आपके पास कोई भी फिगर्स है, स्टडी ऑफ फिगर्स। अगर आप एक नॉर्मल लाइन में देखोगे तो ज्योमेट्री की बेसिक डेफिनेशन है स्टडी ऑफ फिगर्स। आपके पास कोई भी फिगर होगी, उसका एरिया, वॉल्यूम, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, वो आप सबको फाइंड आउट करना, वो सब ज्योमेट्री के अंदर ही आएगा। अब देखो ज्योमेट्री के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल्स। सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल्स की बेसिक थ्योरी, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन अभी तक लाइन्स एंड एंगल्स के ऊपर बेस आए हैं, मतलब देखो जितने भी का मतलब है अगर अभी तक 200 क्वेश्चन आए होंगे तो इसमें से अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना लाइन्स के तो 60 क्वेश्चन ही बन सकते हैं, बाकी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। तो अब मैं आपको क्या करूंगा, जैसे लाइन्स एंड एंगल्स कराया, उसके बाद जितने भी लाइन्स और एंगल्स के ऊपर बेस क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो सब करा दूंगा। इसके बाद फिर हम करेंगे ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में भी सर्कल के सेंटर, सॉरी ट्रायंगल के सेंटर, एक हमारे पास होता है इन सेंटर, एक सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ग्रेविटी सेंटर। ट्रायंगल के अंदर हम इन चारों पॉइंट को पढ़ेंगे और इसके बाद इन चारों पॉइंट पर अभी तक एसएससी में या फिर एसएससी में या फिर कैट टच जो आपके एग्जाम में आ सकता है, सीडीएस में भी जितने क्वेश्चन आए होंगे वो मैं आपको सब करा दूंगा। थ्योरी के बाद क्वेश्चन, फिर उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आएगा सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पाए होंगे वो सब थ्योरी के बाद। उसके बाद आएगा आपके पास क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब कोई भी स्क्वायर है। भाई जब आप किसी स्क्वायर की ज्योमेट्री वाली प्रॉपर्टी समझोगे, मतलब ज्योमेट्री क्या है, स्टडी ऑफ फिगर। जब आप स्क्वायर के बारे में सारी बातें समझ जाओगे उसके बाद ही तो आप स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, सरकमफ्रेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको इन क्वाड्रिलेटरल्स को समझना पड़ेगा, स्क्वायर, उसके बाद होगा रेक्टेंगल, इस टाइप से जितने भी हैं, और उसके बाद इनके ऊपर बेस क्वेश्चन। वैसे ये जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स है ना, इनके ऊपर बेस जो क्वेश्चन होंगे उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे 2D, जिसको बोलते हो आप एरिया। भाई एरिया में हमें यही सब पढ़ना होता है। तो ये जो जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स होंगे इनके ऊपर एक अलग से चैप्टर है जिसका नाम है 2D, मतलब ज्योमेट्री। इसके बाद आएगा आपके पास सर्कल। सर्कल के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे पॉइंट होंगे। फर्स्ट पॉइंट होगा कोड, फिर टेंजेंट, मतलब इस टाइप से। तो हम उन सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे और फिर सर्कल पे अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब आपको करा देंगे। तो इतना करने से आपकी पूरी ज्योमेट्री क्लियर हो जाएगी। अगर आप फालतू का ज्यादा दिमाग ना लगाओ तो, फालतू का लगाओगे तब भी हो जाएगी लेकिन लगाना मत। ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है, आपको ना कभी ये भी समझ नहीं आएगा आप अपनी सिलेबस की चीजें पढ़ रहे हो या कहीं और। आप धीरे धीरे बहुत आगे निकल जाओगे, फिर जहां जाके अटकोगे आपको ऐसा लगेगा ये तो हमारे सिलेबस में है, लेकिन वो एक्चुअल में आपके सिलेबस में होगा ही नहीं अगर आप कहीं इतना पढ़ने के बाद अटकोगे तो 100%। अब देखो ज्योमेट्री में सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, भाई ज्योमेट्री की जो भी स्टार्टिंग है, ज्योमेट्री की स्टार्टिंग किस चीज से है, लाइन्स एंड एंगल्स। भाई जब आपके पास लाइन होगी, एंगल होगी, तभी तो ज्योमेट्री स्टार्ट होगी। विदाउट लाइन विदाउट एंगल ज्योमेट्री कैसे स्टार्ट हो सकती है। तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम लाइन्स के बारे में। अब लाइंस को भी हम तब पढ़ेंगे, उससे पहले हमारे पास एक पॉइंट आता है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है बताओ।
पॉइंट की बेसिक डेफिनेशन बताओ क्या होगी? तुम्हारे दिमाग में इतनी ज्योमेट्री भर जाएगी अब तुम गुड मॉर्निंग का मैसेज करना भूल जाओगे सुबह, लेकिन तुम ज्योमेट्री नहीं भूलोगे। डॉट, जहां से लाइन स्टार्ट हो, डॉट। देखो पॉइंट का बेसिक डेफिनेशन अगर आप एकदम सिंपलेस्ट वे में देखोगे तो ऐसा कोई भी सर्कल जिसकी कोई रेडियस नहीं होती वो होगा पॉइंट। ऐसा कोई भी सर्कल, देखो ये एक पॉइंट है, ऐसा कोई भी सर्कल जिसकी कोई रेडियस ना हो वो होगा पॉइंट। समझ आया बच्चों पॉइंट क्या होगा? ऐसा कोई भी सर्कल जिसकी कोई रेडियस ना हो तो वो होगा हमारे पास पॉइंट। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लाइन। अब आप बताओ लाइन क्या होती है? ये तो पता होगा ज्यादातर बच्चों को, और डेफिनेशन बताने में बहुत ज्यादा मैथमेटिकल टर्म्स का यूज ना करो, बस ऐसे सिंपल सिंपल बता दो लाइन क्या है। ओनली लेंथ कनेक्टिंग टू पॉइंट्स, फेबुलस, अनलिमिटेड लेंथ, कनेक्शन, कनेक्टिंग टू पॉइंट्स। बाकी सब भी बोल लो, ये तो कोई इतनी डिफिकल्ट बात नहीं है। लाइन, लाइन क्या है? ज्योमेट्री में सारी बातें समझने वाली हैं, आप ये बात याद रखना। आप ऐसा सोचोगे ना हम कुछ रट लेंगे, तुम कुछ भी नहीं रट सकते। बिल्कुल, विच है नो एंड। देखो लाइन हमारे पास एक इनफाइनाइट पॉइंट्स का सेट है जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ये हमारे पास एक लाइन है, लाइन हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स का सेट होगा जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। बात समझ आई? बस एक बात पर ध्यान दो आप, लाइन क्या है? इनफाइनाइट पॉइंट्स का सेट जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। बात समझ आई? अगर इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा तो आप इसको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। लाइन का आपके पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता। बताओ बच्चों, फटाफट से बोलते रहो, बात समझ आई? अब आप एक बात बताओ, अगर लाइन का कोई एंड पॉइंट ही नहीं होता तो फिर आप लाइन से एंगल कैसे बना सकते हो? भाई जब लाइन का कोई एंड पॉइंट ही नहीं है तो फिर आप वहां से एंगल बना कैसे सकते हो? देखो समझो, सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट जिसकी एक ऐसा पॉइंट जिसकी कोई रेडियस ना हो उसको बोलोगे आप पॉइंट। दूसरा होगा आपके पास लाइन, लाइन मतलब आप इसको किधर भी कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। थर्ड होगा आपके पास रे, रे बताओ क्या होती है? बिल्कुल, वन एंड पॉइंट। देखो रे का मतलब है ये जो आपके पास लाइन है, अगर इस लाइन के आपने एक पॉइंट को फिक्स कर दिया, ये जो लाइन है अगर आपने लाइन के एक पॉइंट को फिक्स कर दिया तो फिर इस लाइन का नाम हो जाएगा रे। अगर आपने लाइन के एक पॉइंट को फिक्स कर दिया तो इसका नाम हो जाएगा रे। अब आप देखो ये साइड्स वाइड्स जो है कहां से आती है, इसको हटा दो। अगर हमने लाइन के एक पॉइंट को फिक्स कर दिया तो इसका नाम होगा रे।
बच्चों अगर हमारे पास टू रेस का एक ही ओरिजिन पॉइंट है, अगर हमारे पास टू रेस का एक ही ओरिजिन पॉइंट है, टू रेज हैं, अगर उनका ओरिजिन पॉइंट सेम है, तो ये जो आपके पास बीच में बनेगा ये होगा आपके पास एंगल, जिसको बोलते हो आप थीटा। अगर टू रेज का एक ही ओरिजिन पॉइंट है, तो आपके पास ये जो बीच का स्पेस होगा यहां बनेगा एंगल थीटा। बताओ बच्चों, बात समझ आई? अगर टू रेज का एक ही ओरिजिन पॉइंट है, तो दोनों रेस के बीच की ये जो जगह होगी यहां बनेगा एंगल थीटा। अब देखो, ये जो आपके पास पी ए होगी, अब ये रे ना होकर ये बन जाएगी साइड। ये जो पी ए है, अब ये रे ना रहकर ये बन जाएगी साइड, और ये जो पी बी है ये भी बन जाएगी आपके पास साइड। पी ए भी बन जाएगी साइड, पी बी भी बन जाएगी साइड। और ये जो आपके पास पॉइंट है वी, मतलब दोनों रेस का ओरिजिन पॉइंट, ये जो पी है ये क्या होगा बताओ? ये होगा वर्टेक्स, जिसको बोलते हो आप वर्टेक्स। बात समझ आई? अगर दो रेस का एक ही ओरिजिन पॉइंट है, तो वो जो ओरिजिन पॉइंट होगा वो होगा वर्टेक्स, और वो जो दोनों रेस होंगी वो बन जाएंगी साइड। पी ए भी हो जाएगी साइड और पी बी भी हो जाएगी साइड। बताओ बच्चों, बात समझ आई? तो ये होती है लाइन, ऐसे बनता है एंगल, और फिर ये जो रेज है ये हो जाती है साइड में कन्वर्ट। अब इसके बाद देखो आप, कुछ थोड़ा सा हम एंगल्स के बारे में देखते हैं। आज की क्लास में एकदम बेसिक चीजें पढ़ेंगे, और कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास जो कल होगी आपकी, इसी बेसिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए होंगे उन सब क्वेश्चंस को करेंगे। अब आप ये बताओ, सबसे फर्स्ट एंगल होता है हमारे पास कौन सा? एक्यूट एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल्स, हेडिंग भी लिखी लो आप ब्लैक पेन से। आपको मल्टीपल पेन के यूज भी तो करना है बच्चों। एक्यूट एंगल्स, बताओ एक्यूट एंगल क्या होगा? अब नहीं करते, इसका मतलब अदिति पहले तो करते थे। यस, 3। देखो बच्चों, आज तो तुम्हें समझ आ गई होगी, मैं झूठ नहीं बोलता। देखो, एक्यूट एंगल हमारे पास होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। अगर आपके पास कोई ऐसा एंगल होगा जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसका नाम क्या होगा? एक्यूट एंगल। ये होगा हमारे पास एक्यूट एंगल। उसके बाद सेकंड एंगल होगा हमारे पास राइट एंगल। यस भाई, बहुत फास्ट हो रहे हो आप तो। राइट एंगल का मतलब, ये तो सभी को पता होगा, राइट एंगल का मतलब जहां भी आपके पास थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, जहां भी आपके पास थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, इसका मतलब वो जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा। इसके बाद थर्ड होगा हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल।
ऑब्ट्यूज एंगल मतलब जो भी आपके पास कोई भी ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। कोई भी ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसका नाम होगा आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद बताओ, इसके बाद आएगा आपके पास स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होगा? देखो, आप कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री के अंदर इन्हीं एंगल्स का यूज करते हो, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी इन्हीं एंगल्स का यूज करते हो, तो सब कुछ इन्हीं के ऊपर बेस होगा। इनमें तो बोल लो बच्चों कम से कम। स्ट्रेट लाइन का मतलब जहां भी आपके पास थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, तो वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होगी। इसके बाद क्या होगा आपके पास? रिफ्लेक्स एंगल। चलो बच्चों, इनको लिख ही देते हैं फिर। बताओ इस एंगल में क्या होता है? भाई ये तो आप रीजनिंग में भी पढ़ा होगा आपने। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होगा? जो भी आपके पास एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, वो एंगल होगा आपके पास रिफ्लेक्स एंगल। और ये एंगल बनेगा कैसे? ये होगा आपके पास रिफ्लेक्स एंगल। ये तो आप रीजनिंग में भी पढ़ोगे, जब आप क्लोज वाला चैप्टर पढ़ोगे, सॉरी क्लोज नहीं, क्लोक। जब आप क्लोक पढ़ोगे तो जहां भी आपके पास रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, तो आप शायद 180 में से माइनस कर देते हो। रीजनिंग के तो पूरी दुनिया से अलग ही रूल होते हैं, तो जब क्लोक पढ़ोगे तब भी समझ आएगा आपको ये। उसके बाद बताओ लास्ट एंगल कौन सा होता है? ये तो सबको पता होगा भाई, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब एक कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री। तो ये होते हैं हमारे पास। आप कंप्लीट ज्योमेट्री के अंदर इतने एंगल्स का यूज करोगे। सबसे पहला होगा आपके पास एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब जब आपके पास थीटा 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसका नाम होगा एक्यूट एंगल। सेकंड एंगल होगा आपके पास राइट एंगल। राइट एंगल मतलब जहां भी आपके पास थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, वो होगा राइट एंगल। उसके बाद थर्ड होगा आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब जहां भी आपके पास थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, तो वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद स्ट्रेट लाइन, जहां भी आपके पास थीटा इक्वल्स टू 180 होगा, वो होगी एक स्ट्रेट लाइन। उसके बाद होगा रिफ्लेक्स एंगल, जहां भी आपके पास थीटा 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, 360 से, तो वो होगा रिफ्लेक्स एंगल।
उसके बाद लास्ट है आपके पास कंप्लीट एंगल, जहां भी आपके पास थीटा इक्वल टू 360 होगा, तो वो होगा कंप्लीट एंगल। बताओ बच्चों, यहां तक की बातें समझ आई? देखो लाइंस की थ्योरी आज हो जाएगी, फिर कल इसी थ्योरी के ऊपर बेस हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखो हमारे पास ना दो एंगल हो रहे हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट एंगल, इनको आप अलग से देखो। वो दोनों एंगल इन ऊपर वाले एंगल्स के अंदर भी आ गए, लेकिन इनका अलग से बहुत बड़ा यूज है, तो आप एक बार इनको थोड़ा अलग से देख लो। आप ये बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? देखो बच्चों कितनी बड़ी स्पेलिंग मेरे याद है, इंग्लिश की फैकल्टी बन जाए क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वेरी गुड, एकदम 180 डिग्री, सभी का 180 डिग्री। देखो दो ही एंगल है, या तो 180 होगा या तो 90 होगा। 180 में सबका रॉन्ग हो गया, तो अब सबका 90 डिग्री आने लगा। सो चीप। देखो जहां भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब जहां भी आपके पास दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। आपके पास जहां भी दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा, उनका नाम होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चाहे तो ये दोनों एक ही ट्रायंगल के अंदर बन जाएं, मतलब एक ही जगह से बन जाएं, या फिर ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है, अगर आपके पास दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है, तो उसका नाम होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बताओ बच्चों, बात समझ आई? और उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। बताओ इसमें क्या होगा? अब ये तो तुम्हें पता ही होगा, दोनों बातें तुमने रट रखी थी। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होगा जहां भी आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू होगा 180 डिग्री, तो उन दोनों उसका नाम होगा आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल। जहां भी आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 180 होगा, उनका नाम होगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। बताओ बच्चों, यहां तक की बात समझ आई? भाई बाकी सब बच्चे क्यों नहीं बोल रहे? कुछ समझ आया नहीं आया वो तो तुम्हें बताना पड़ेगा, और अगर यही बातें समझ नहीं आएंगी तो फिर आगे जाकर तो आप भूल ही जाओ कुछ समझ आएगा। अब देखो इसके बाद हम एंगल्स के बारे में थोड़ा सा और भी देखते हैं। अब आप एक बात देखो, हमारे एग्जाम में बहुत कम चांसेस हैं कि इस टाइप से आपको लिखा हुआ मिले कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। भाई अगर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा फिर तो बात ही खत्म हो गई पूरी ज्योमेट्री की। तो आपके पास एग्जाम में क्या आएगा, अब आप यहां से देखना स्टार्ट करो। अगर दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, दो पैरेलल लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर तो पैरेलल लाइन कैसे सर लाइन पैरेलल होगी तो इंटरसेक्ट कैसे करेगी? खुद से तो करा सकते हैं, अब आगे जाके तो ये पैरेलल हो जाएगी ना। देखो
अब ये कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो पैरेलल लाइंस तो वो इकट्ठा चलती है, दूसरे के साथ हाँ, चलती है, वो तो पैरेलल हाँ तो लाइंस कहेगी। देखो डेफिनेशन देखो चेंज हो गई हो तो। सुनो डेफिनेशन चेंज नहीं हुई, आपको आधी चीजें पता है। पैरेलल चलेंगी, अब ये यहां से भी तो पैरेलल चल सकती हैं भाई। ये आपके पास दो लाइन है, आपने इन दोनों को इंटरसेक्ट करा दिया। अब इसके साथ इसको ना इधर से जितना आप इंक्रीज करोगे उतना ही इधर से इंक्रीज करोगे, उतना ही इधर से और उतना ही इधर से। मतलब अब ये भी जितनी इंक्रीज होंगी आगे वो सीधा पैरेलल पैरेलल इंक्रीज होती चली जाएगी। समझ आई बात? लेकिन पैरेलल लाइंस इसका डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है ना, यहाँ तो फिर डिस्टेंस इंक्रीज होता रहेगा, फिर वो पैरेलल लाइंस होना कहलाएंगी। पैरेलल लाइंस की लाइन डेफिनेशन ही वही है ये होती है कि आपके अगर हिसाब से वो पैरेलल एक लाइन। ये आपके पास पॉइंट 2D में आएगा जहां आपके पास बीच में ट्रायंगल बनेगा। बस वहां पे देखो पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, अगर आप एकदम नॉर्मल वे में देखोगे, ये वाला जो पॉइंट है जो आप बोल रहे हो ये आएगा 2D में। दो पैरेलल लाइन, जहां पर पैरेलल लाइन वो होंगे जहां बीच में ट्रायंगल बना होगा, और ये इसके बीच में जितने भी ट्रायंगल बनेंगे सबका एरिया इक्वल होगा। अभी यहाँ हम इसकी बात नहीं कर रहे, अभी आप इसको समझो जिसकी बात हम कर रहे हैं। इसको दो आपके पास लाइंस है, आपने इन दोनों को इंटरसेक्ट करा दिया। अब आप इनको आगे कितना भी एक्सटेंड करते रहो ये कहीं नहीं मिलेंगी। बात समझ आई? ये आपके पास दो लाइन है, आपने दोनों को इंटरसेक्ट करा दिया। अब इनको आप आगे कितना भी एक्सटेंड कर लो ये कहीं नहीं मिलेंगी। तो मैंने इनको वैसे ही बोल दिया पैरेलल लाइन, आप जल्दी समझ जाओगे। जो बात आप बोल रहे हो ना वो भी आएगी अभी आगे, थोड़ा वेट करो। हमारे पास दो लाइन है, हमने दोनों को इंटरसेक्ट करा दिया। अब इनको आप आगे कितना भी एक्सटेंड कर लो ये कहीं नहीं मिलेंगी। जो बात आप बोल रहे हो ना इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम चलती रहेगी, वो बात आएगी 2D में जब आप 2D पढ़ोगे, और वहां आपके पास इनके बीच में ट्रायंगल भी बनेगा, और इस ट्रायंगल के ऊपर बेस क्वेश्चन भी आएंगे जिनका आपको एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ बस आप इस बात को समझो, दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो इनको आगे आप कितना भी इंक्रीज कर लो ये कहीं नहीं मिलेंगी। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इस पर जो अपोजिट एंगल बनेंगे ये दोनों इक्वल होंगे। ये बात तो आपको पता होगी ना, ये जो दोनों एंगल बनेंगे ये दोनों इक्वल होंगे। क्या? वर्टिकली ऑपोजिट। बिल्कुल। अब अगर आपने दो लाइन को इंटरसेक्ट कराया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर आपके पास चार एंगल बनेंगे, तो इनमें से जो दोनों अपोजिट वाले एंगल होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। बस आपको ये बात समझनी थी। अब ये जो इक्वल वाले एंगल होंगे इनका नाम क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो पैरेलल लाइन ना, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे एक आदत है कोई भी ऐसी लाइन जो कहीं इंटरसेक्ट नहीं होती मैं उसी को पैरेलल बोल देता हूं। ये क्या हो गया? बात समझ आई बच्चों? क्योंकि हमें डेफिनेशन से तो इतना लेना देना है नहीं, हमें एंगल्स के बारे में समझना है। अगर आप इनकी डेफिनेशंस को याद करते रहोगे फिर तो इतनी डेफिनेशन आएंगी, वो डेफिनेशन आती रहेंगी। कुछ मत याद रखो, बस एक बात याद रखो, दो लाइन जो कहीं ना मिले वो होंगी पैरेलल लाइन। अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो फिर डेफिनेशन के तो बहुत सारे रूल हैं, बहुत सारे रूल। तो आप एक बात याद रखो, आपके पास दो लाइन है, इन दोनों लाइन के इंटरसेक्ट पॉइंट पर जो भी एंगल बनेंगे, चार एंगल बनेंगे। ये जो अपोजिट एंगल है ना ये दोनों इक्वल होंगे और इनका नाम होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। और कोई भी ऐसी लाइन जिसको आप आगे इंक्रीज करो और कहीं ना मिले वो होंगी पैरेलल लाइन। फिलहाल आप इसको भी इतना ही समझो जहां तक प्रॉपर पैरेलल लाइन ना आए।
अब इसके बाद देखो, हमारे पास दो पैरेलल लाइन है। यहां समझो पैरेलल लाइन का मतलब, हमारे पास दो पैरेलल लाइन है। दो पैरेलल लाइन क्या होती है? अब बोलो आप, ये बात थी जो आप बोल रहे थे, बोलो अब बोलो बच्चों, आपकी वाली पैरेलल लाइन यहां आएगी। एकदम दुखी हो जाते हो बच्चों। नहीं, आपको जो जो पॉइंट्स भी पता है वो बोलो अब। इन दोनों के डिस्टेंस सेम रहे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द अब लाइन। ये यहाँ फॉलो होगा जो आप बोल रहे हो। उसको तो हम इसलिए बोल दिया वैसे ही कि आगे इंक्रीज करेंगे तो कहीं नहीं मिलेगी, तो उसको वैसे ही पैरेलल बोल दिया। चीजें आसान तो पड़ी। अगर वो तो इंक्रीज कहीं एक पॉइंट से हो रही है ना, एक पॉइंट से तो वो कर ली ना, तो वो फिर वो पैरेलल लाइंस कैसे रहेगा? क्योंकि एक पैरेलल लाइंस उनको वैसे ही बोल पर्टिकुलर दिया कि आगे इंक्रीज करेंगी तो वो कहीं मिलेंगी, बात को आसान करने के लिए। अब जो जैसे डेफिनेशन 6-7 में आपको भी पता है वो कॉन्सेप्ट याद है। पढ़ते हैं, तो उसमें भी यही बोलते हैं कि किसी वो इनफिनिट जाके इंटरसेक्ट सब तो कुछ करेंगे, 6-7 वाला ही कॉन्सेप्ट है यहाँ। सब कुछ आप यहाँ भी वही पढ़ रहे हो, यहाँ भी उससे अलग थोड़ी ना पढ़ सकते हो। उनको हमने इसलिए वैसे ही बोल दिया, आगे इंक्रीज करेंगे तो कहीं नहीं मिलेगी। जो डेफिनेशन आपको पता है वो यहाँ फॉलो होगी। और अगर आप एग्जैक्ट पैरेलल लाइन देखोगे तो ये होंगी। पैरेलल लाइन का मतलब अब आप समझो। नहीं, इसमें इतना दुखी होने वाली बात नहीं है, वो तो मैंने वैसे ही बोल दिया था। कहीं भी नहीं मिलेंगी तो पैरेलल बोल दो। अगर आपको बिल्कुल डेफिनेशन ही पढ़नी है तो देख लो, दो पैरेलल लाइन, एक तो जब भी ये इंक्रीज होंगी ये साथ साथ चलेंगी, इनके बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी और इनके बीच का एंगल ऑलवेज 0 डिग्री रहेगा। अब आप इतनी डेफिनेशन याद नहीं रख पाओगे, इसलिए सीधा सीधा बोल दिया, कोई भी ऐसी लाइन जो आगे पीछे बढ़ाने पर कहीं ना मिले वो होंगी पैरेलल लाइन। अब जो भी आपको याद रखना है आप वो रख लेना। अब देखो, दो पैरेलल लाइन है, एक होगी ट्रांसवर्सल लाइन। अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो आपके पास कितने एंगल्स बनेंगे? बताओ। 8। हमारे पास बने 8 एंगल्स और सब कुछ गेम इन्हीं 8 एंगल्स का होगा। इनको नाम कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो हमारे पास 8 एंगल्स बनेंगे। अब इन एंगल्स में बताओ क्या क्या रिलेशन होगा? तो पहले तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 4 and 6, एंगल 3 and 1 इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 180 होता है, जो 4 और 4 + 5 180 होगा, 3 + 6 180 होगा, और 1 + 8 180 होगा, 2 + 7 180 होगा। सबसे पहले और आप ये बताओ, इनमें से कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे? 3 और 5 कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स, 3 और 5 और 3 और 6 ओनली कोरस्पॉन्डिंग इनके एंगल कौन से होंगे? देखो, बात समझो अब। 2 and 6, 1 and 5 ये हुआ corresponding angle, 3 7 4 8। बिल्कुल, एकदम एक सीधी सीधी बात याद रखो। आपके पास दो पैरेलल लाइन है, अगर उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो आपके पास 8 एंगल्स बनेंगे। अब इसमें से ये जो ऊपर वाले एंगल है ये ऊपर वाले एंगल्स के इक्वल होंगे और नीचे वाले एंगल्स नीचे वाले एंगल्स के इक्वल होंगे, और इनका नाम क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ऊपर वाले एंगल्स के इक्वल होंगे और नीचे वाले एंगल नीचे वाले एंगल्स के इक्वल होंगे।
जैसे तुमने इनको रट रखा है ना, इस बात को भूल जाओ। आगे जाकर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हें यही समझ नहीं आएगा कौन सा एंगल कहाँ किसके इक्वल होगा, क्योंकि तुमने ना चीजें रट रखी हैं। उन सब चीजों को भूल जाओ, बस इनको ऐसे याद रखो जो बताया जाएगा। ऊपर वाले एंगल ऊपर वाले एंगल्स के इक्वल होंगे और नीचे वाले एंगल नीचे वाले एंगल्स के इक्वल होंगे, और इनका नाम क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बताओ, बात समझ आई? अब देखो यहां हमारे पास अभी अभी हमने इससे पहले एक एंगल पढ़ा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल में अगर आप देखोगे तो 1 इक्वल 3 होगा, 1 और 3 आपस में इक्वल होंगे। वन और 3 आपस में इक्वल होंगे, ये पहले आप बात समझ लो। 1 और 3 आपस में इक्वल होंगे। और एक बात हमने अभी अभी देखी थी, ये जो 1 है ये 5 के भी इक्वल है। 1 और 3 आपस में इक्वल है, और उसके बाद 1 और 5 आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब यहां से 3 और 5 इक्वल होंगे। इसका मतलब यहां से ये जो 3 है और ये जो 5 है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। बताओ बच्चों, बात समझ आई? भाई 1 इक्वल है 5 और 3 इक्वल है 1 इक्वल है 3, तो यहां से 3 इक्वल भी 5 होगा। तो अब ये जो 3 इक्वल टू 5 होगा, इसका नाम क्या होगा? अब आप बताओ नाम, पहले बातें समझ तो लो। Alternate interior angle. बिल्कुल, Alternate अल्टरनेट angle. 3 इक्वल होगा 5, 3 इक्वल होगा 5, 4 इक्वल होगा 6। इसके बाद बताओ क्या इक्वल होगा? 1 किसके इक्वल होगा? नहीं, अगर आप ऑल्टरनेट एंगल में देखोगे तो जैसे 3 और 5 इक्वल है, 4 और 6 इक्वल है, तो 1 किसके इक्वल होगा? 1 इक्वल होगा 7 के। 7 भाई, ये जो 6 है ये तो 4 के इक्वल हो गया ना। 1 इक्वल होगा 7। अभी आपको समझा देंगे ये भी कैसे इक्वल होंगे, पहले इनको लिख लो। 1 इक्वल होगा 7, और उसके बाद ये जो 2 है ये किसके इक्वल होगा? 8. 8। अब इन एंगल्स का नाम होगा ऑल्टरनेट एंगल। अब देखो आप ना, अब हमारे पास एग्जाम में डायरेक्ट तो ऐसे लिखा हुआ आएगा नहीं ऑल्टरनेट एंगल, तो आपको ना इनको लाइन से ही समझना पड़ेगा। इसलिए अगर नाम तुम्हें ज्यादा भी याद नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जितने भी एंगल्स है इन सबको ये समझ लो कौन सा किसके इक्वल होगा। ये नाम तो आपको इसलिए याद है क्योंकि ये तुम्हें पहले से ही याद है। अभी जब आगे की बातें आएंगी ना, तब बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो तुम्हें याद ही नहीं होंगी। अब देखो, अगर आपको नाम भी याद नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट ये याद रखो यहां से कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, बस। अब उसके बाद आप एक बात देखो, हमारे पास यहां से 2 बातें और बची, इसको तुम यही कर लेते हैं। अगर आपके पास 2 पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन उसे कट करे, तो जो भी आपके पास इंटीरियर एंगल्स होंगे इनका सम कितना होगा? इंटीरियर, 2 इंटीरियर एंगल बनेंगे 3 और 6, इन दोनों का सम कितना होगा? 180। भाई इंटीरियर एंगल का सम होगा 180, तो एक्सटीरियर एंगल का सम भी कितना होगा? इंटीरियर एंगल का सम होगा 180,
और एक्सटीरियर एंगल का सम भी कितना होगा 2 + 7 180। एक बस एक लास्ट पॉइंट और है, उसको और देख लो आप। ये वैसे हमारे यूज का ज्यादा है नहीं, बस इसके ऊपर बेस एक ही बार क्वेश्चन आया था। हमारे पास 3 पैरेलल लाइंस है और अब की बार अगर 2 ट्रांसवर्सल लाइन से कट करेंगी तो यहां से हमारे पास एक रिजल्ट आएगा, उसको डायरेक्ट याद रखना। ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू डी ई अपॉन ई एफ। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन है कि ये आपके एग्जाम में आए, लेकिन फिर भी एक बार कभी बहुत पहले आ गया था किसी एग्जाम में, तो इसको याद रखना। अगर 3 पैरेलल लाइंस को 2 ट्रांसवर्सल लाइन कट करें तो हमारे पास ये एक रिजल्ट होगा ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू डी ई अपॉन ई एफ। बस याद रखना, अगर क्वेश्चन आएगा तो वो डायरेक्ट इस टाइप से आएगा, ये होगा 5 4 5 6, ये कितना होगा। मतलब अगर यहां से क्वेश्चन आएगा, देखो अभी ये जिस थ्योरम पे बेस है वो भी आगे आएगी, लेकिन यहां लाइंस का यूज है तो इसको लाइंस में ही बताते हैं। वो भी बताएंगे आगे, ये भी बता देंगे आया कैसे। अगर आपको कोई भी बात समझनी है कि वो आई कैसे, इसके लिए आपके पास 2 ही पॉइंट है, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस। आप दुनिया में जितना कुछ भी प्रूव कर सकते हो, उसके बाद आपके पास उसमें आपके पास 90% चांसेस है, 90+% चांसेस है कि वो बातें ट्रायंगल से प्रूव होंगी। आप अगर किसी भी चीज को प्रूव करोगे वो करोगे वो कैसे आई, कहां से आई, तो वो 90% चांसेस है ट्रायंगल से प्रूव होगी। और किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए आपके पास 2 पॉइंट है, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस। इनको भी पढ़ेंगे, जब तक ये नहीं होंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि कोई भी चीज कैसे आई, क्यों आई। अब देखो ये जो आपने, सबसे पहले आप ये बताओ यहां तक की बातें क्लियर? जितनी भी डेफिनेशंस याद है ना सबको भूल जाओ, या तो फिर सारी डेफिनेशन याद रखना या तो फिर किसी को भी मत याद रखो, इस बात को जरूर याद रखना। अब देखो यहां से तुम्हें एक बात समझ आएगी, कुछ भी मत याद रखो, पूरी ज्योमेट्री समझ आ जाएगी, बस तुम्हें जितना समझाया जाए उतना समझते रहो। अगर बच्चों में यहां से आपसे एक बात पूछूं कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, बताओ। 180 क्यों होगा, अब ये बताओ। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। बहुत खुशी की बात है, क्यों होगा? सर इसकी प्रूफिंग होती है ना, लाइन को एंगल करके एंगल रिलेटेड होता है। नहीं, देखो आप ना यहां से एक और एकदम सिंपल बात याद रखो, अगर आपको कभी भी दुनिया में ये अल्टरनेट एंगल भी याद ना रहे, बहुत खतरनाक क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा इसमें से, तो आप एक बात तो याद रख सकते हो ना, जहां भी ये जेड बनेगा, और इसी बात को याद रखना, जहां भी ये जेड बनेगा और ऊपर वाली दोनों लाइंस पैरेलल हो तो ये दोनों एंगल इक्वल हो। जहां भी आपके पास जेड बनेगा और ऊपर वाली दोनों लाइंस पैरेलल हो तो ये जो अंदर वाले दोनों एंगल्स है ये इक्वल होंगे। अब आप ये देखो, ये दोनों लाइन हमारे पास पैरेलल थी, अब ये जेड तो एक बस समझने वाली बात है, अब ऐसा नहीं प्रॉपर ही जेड बनेगा, ये जेड कैसे भी बन सकता है,
लेकिन जहां भी बनेगा वहां पर ये ऑल्टरनेट एंगल मतलब अंदर वाले एंगल इक्वल होंगे। देखो ये भी तो एक जेड ही बना ना बच्चों। तो जहां भी आपके पास ये जेड टाइप फिगर बन जाए वहां आप ये समझ लेना ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। अगर आपको ऑल्टरनेट वोल्टरनेट कुछ भी याद ना रहे तो आप डायरेक्ट इस बात को समझ लो। अब ये जेड कैसे भी बन सकता, वो नहीं है कि प्रॉपर जेड ही बनाओगे। अगर प्रॉपर जेड ही बनाओगे तो फिर बनाते रहना एग्जाम में और वो बन भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप इस बात को समझोगे तो डायरेक्ट इस बात को समझ सकते हो। बताओ बात समझ आई? अब इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन, बस आप मुझे एक बात बता दो, एक स्ट्रेट लाइन कितनी होती है? अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, अब देखो एक बात आप ये समझो, अब दुनिया में ऐसा तो कुछ भी नहीं है जिसको हम ही प्रूव कर रहे हैं। भाई ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम ही प्रूव कर रहे हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। ये सब बातें पहले से ही प्रूव है, मैं बस आपको इन्हें समझा रहा हूं। लेकिन हर किसी का समझाने का मेथड अलग अलग थ्योरम से हो सकता है। देखो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी 180 डिग्री। अब आप क्या करो, आप वर्टेक्स ए से बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। आपने क्या करा, वर्टेक्स ए से बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी। जहां भी आप कहीं भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे इसका मतलब वहां आप किसी ना किसी एंगल को इक्वल करना चाह रहे हो, तभी आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। या फिर क्वेश्चन में भी अगर आपको पैरेलल लाइन गिवन होगी इसका मतलब क्वेश्चन में भी इनडायरेक्ट तरीके से आपको कोई ना कोई एंगल इक्वल दे रखा होगा। अब आप एक बात बताओ, भाई हमारे पास BC के पैरेलल है XY, तो ये जो आपके पास एंगल C है ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा क्योंकि देखो Z बन गया। और ये बात तो मैं अभी अभी समझाई थी। अब उसके बाद देखो ये जो एंगल B है ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा क्योंकि यहां भी Z बन जाएगा। देखो ये भी इसके इक्वल होगा। और ये जो वर्टेक्स A है ये तो खुद से एक एंगल है। भाई ये जो वर्टेक्स A है ये तो खुद से एक एंगल है। और एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री होती है बताओ? इसको प्रूव करने के अपने बहुत सारे मेथड होते हैं, हो सकते हैं हर किसी के। एक स्ट्रेट लाइन होगी 180 डिग्री, तो हमारे पास एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। बात समझ आई बच्चों? हर किसी के इसको प्रूव करने के अपने दुनिया में अलग मेथड हो सकते हैं, लेकिन कोई कितना भी प्रूव कर ले लास्ट में जाके तो यही आएगा एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। और उसका सबसे इजी मेथड इसको समझने का ये है, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, उसके बाद जहां भी जेड बनेगा अंदर वाले दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब अगर इनका नाम भी याद नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये याद रखो जहां भी जेड बनेगा ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। नाम याद रखना है तो रख सकते हो। बताओ बच्चों यहां तक की बातें समझ आई? और बातों को ना एकदम इजी वे में समझो,
उनको जरा सा भी कॉम्प्लिकेटेड मत करो, क्योंकि ये जो ज्योमेट्री है अभी कम से कम मैं आपको बताऊं 1.5 महीने तक चलेगी, और इतनी थ्योरम आ जाएंगी, इतनी थ्योरम आ जाएंगी कि तुम्हें कुछ भी नहीं याद रहेगा, तुम्हें नाम भी याद नहीं रहेंगे, हाँ लेकिन अप्लाई करनी जरूर समझ में रहेगी। नाम की गारंटी नहीं ले सकते, क्वेश्चन नहीं गलत होगा, ये गारंटी की बात है। अब आप ये बताओ, आज की क्लास में किसी बच्चे को भी कोई डाउट? अब देखो लाइंस की ना बेसिक थ्योरी बस इतनी थी, अगर आप कहीं भी लाइंस देखोगे तो उसकी बेसिक थ्योरी इतनी ही होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसी बेसिक थ्योरी के ऊपर किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आप डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करोगे ना तो वहां भी बीच में यही सब यूज होगा। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के आना, बहुत अच्छे से। ओके बच्चों, अब जितने भी क्वेश्चन CHSL, CGL, CDS इन सब में लाइंस के ऊपर आए होंगे वो मैं आपको सब करा दूंगा। समय कितना भी लगेगा लेकिन बातें समझ आ जाएगी। ओके बच्चों, फिर बाय बाय, टेक केयर। जिनकी 10 बजे से क्लास है वो ज्वाइन करो, और डेफिनेशन के पीछे आप बहुत ज्यादा बिल्कुल भी मत भागो, डेफिनेशन से कुछ भी नहीं होने वाला। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।